नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह इसलिए क्योंकि लगातार जो मामला है, जो विवाद है, बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में महामारी के बीच अब घेराबंदी की सियासत। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बयानों से सुर्खियों में रहे। बयानबाजी ऐसी कि सरकार को घेरने की कोशिश में कमलनाथ खुद ही घिर गए, जिस पर सत्ता पक्ष जमकर हमलावर है। लेकिन इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तैयारी एक बार फिर कोरोना को लेकर सरकार को घेरने की है। अब जहां एक ओर प्रदेश में सरकार अनलॉक की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप अब प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान अव्यवस्था को लेकर है। इसी घेराबंदी को लेकर पीसी चीफ कमलनाथ ने युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सरकार की घेराबंदी की रणनीति भी बनाई। लेकिन ऐसे में सवाल यही कि ये जो बयानों का चक्रव्यूह है, इसमें घिरता आखिर कौन जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस जहां आरोप लगा रही है, लेकिन बयान लगातार ऐसे सामने आ रहे हैं जहां खुद ही इस चक्रव्यूह में घिरती नजर आ रही है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कमलनाथ ने। पूरा विश्व भारत की प्रजातंत्र पर हंस रहा है। हम कहते थे मेरा भारत महान, अब तो मेरा भारत बदनाम। पूरे विश्व के अखबार लिख रहे हैं और केंद्र सरकार ने खुद कहा इंडिया कोविड, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये इंडिया कोविड है। मैं अभी आ रहा हूँ मैहर से, वहाँ आपकी साथी पत्रकार राजकुमार अग्रवाल जी का जबलपुर में देहांत हुआ। मैंने पूछा, पूरी स्थिति समझी। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से उनकी मौत हुई। मैं तो आज शिवराज सिंह जी से पूछता हूँ कि ये रेमडेसिविर नकली आया कहाँ से, कौन लाया, कितने लोगों की मौत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। तो जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान सामने आए, वहां सीएम शिवराज ने भी लगातार पलटवार कर दिया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने। हम जनता के साथ मिलकर प्रयासों में लगे, लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। और कांग्रेस के झूठ का स्तर तो देखिए। कल मैहर में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष अपने बयान में कह रहे हैं कि अभी मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अब मृत्यु के बाद स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी कमलनाथ को बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। हम जनता के साथ मिलकर प्रयासों में लगे, लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर। तो चर्चा इसी पर इस खास प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसने किसको घेरा। लगातार जहां सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रही है, वहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर है। लेकिन कौन घिर रहा है ऐसे चक्रव्यूह में? लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, आखिर क्या कुछ मामला पूरा नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ बयान देते नजर आ रहे हैं, मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजनीति ज्यादा गरमाई हुई है। अगर आपको बताएं कि पूर्व सीएम ने सबसे पहले बयान दिया था, जिसमें उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके चलते वो घेरे में आए थे, जिसके कारण उन पर मामला भी दर्ज किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हम बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ पर मामला दर्ज किया जा चुका है उनके इस विवादित बयान के लिए, जिसमें उन्होंने भारत की पहचान कोविड को बता दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत का कोविड-19, उन्होंने इस तरह से इस चीज को पेश किया था। उन्होंने कहा था कि भारत की पहचान अब कोविड-19 हो चुकी है। वहीं उनका अब दूसरा बयान जो है वो सामने आ रहा है कि अब मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम होता जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर ऐसे बयान लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना लगातार यही है कि कोरोना की वजह से, कोरोना जिस तरह से देश में फैला हुआ है, उसकी जो वजह है वो भाजपा सरकार है। लेकिन सवाल यही कि ऐसे में ये चक्रव्यूह आखिर क्यों रचा जा रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा शामिल होंगे, योगेश गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वहीं रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का स्वदेश न्यूज में। जी,
योगेश जी, क्या चल रहा है? जितने बयान लगातार सामने आ रहे हैं, हालांकि आपकी मनोदशा भी मैं समझ सकती हूं, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ जी बयान पे बयान देते जा रहे हैं, बोलना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सवाल तो उठेंगे। एक बार फिर भारत पर उंगली उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा भारत अब बदनाम है। देखिए शालिनी जी, कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है उसका तात्पर्य जो कहने का उनका था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी ने जिस भारत को महान बनाया था पिछले 65 सालों में अपने अथक प्रयासों के माध्यम से लाखों कांग्रेसियों ने शहादत दी थी इस देश की आजादी के लिए। उस भारत को जिसको कांग्रेस पार्टी ने महान बनाया था, पिछले 7 वर्षों से उस भारत की गरिमा को गिराने का काम अगर किसने किया है तो वो यकीनन मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दिन प्रतिदिन भारत की गिरती हुई साख को लेकर कमलनाथ जी ने चिंता व्यक्त की थी। और रही बात कमलनाथ जी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज कराने की, तो एफआईआर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक हलफनामे में ये इस शब्द का प्रयोग किया था कि डबल इंडियन म्यूटेंट, ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। तो अगर एफआईआर करी जानी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर की जानी चाहिए। ठीक है, तो कोई और गलती करेगा? योगेश जी, एक सवाल, अगर कोई और ये चीज बोलेगा तो हम आपत्ति जताएंगे या उसकी बात को दोहराएंगे? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एफआईआर उन पर दर्ज करनी चाहिए, मतलब आप मान रहे हैं कि उन्होंने गलत बयान दिया, कमलनाथ जी ने भी गलत बयान दे दिया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में माननीय उच्चतम न्यायालय में ये स्वीकार किया है कि डबल इंडियन म्यूटेंट ये रिटर्न रिकॉर्ड है। तो अगर इसको अपराध की श्रेणी में मानते हैं शिवराज जी, तो एक एफआईआर केंद्र सरकार के मंत्रियों के ऊपर भी कराई जानी चाहिए। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। अच्छा, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, एक बार की अगर बात हो तो ये कहा जा सकता है कि शायद जो है वो भूल चूक से ऐसा बयान सामने आया, लेकिन लगातार भारत पर ये उंगलियां क्यों उठ रही हैं? वो भी कमलनाथ जी द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर आमतौर पर मैं राजनेताओं के बयान पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मुझे पहली बार बहुत आश्चर्य हुआ है कमलनाथ जी के बयान पर। भाई, आप कोविड पर हमला करिए, मोदी पर हमला कर रहे थे, वहां तक भी ठीक था, सरकार पर हमला, अब आप भारत को बदनाम बताने लगे। ये बयान जो है ये मैं इसको कतई उचित नहीं मानता। ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखें, भारत दुनिया में 2nd नंबर पर आया है जहां वैक्सीन लगी हुई है, तो बल्कि मैं तो भारत को अच्छे काम करने में पहले नंबर पर लूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका की आबादी 35 करोड़ और वह 5 से 6 लाख लोग मर गए हैं। भारत में 140 करोड़ की आबादी में अभी ईश्वरी कृपा से हम 3 लाख को टच नहीं करे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार रात दिन प्रबंध कर रही, न केवल केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, बल्कि जो राज्य सरकार है जहाँ है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में कोई और सरकार है, हर सरकार प्रयत्न कर रही है, सब लोग जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान और फिर भारत को बदनाम कहना, मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर एक और बात कहूंगा, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र चल रहा है। जिस तरीके से वाशिंगटन पोस्ट ने फर्जी खबर फोटो छापी, भारत सरकार ने खंडन किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की फोटो का भारत सरकार ने खंडन किया। ऐसी स्थिति में अगर आप भारत पर अटैक करेंगे, अब आपने इत्तेफाक से कर दिया, गुस्से में कर दिया, आवेश में कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, उसको इस तरह के बयानों से मदद मिलेगी। मैं समझता हूँ कोरोना का संकट राजनीति से बहुत ऊपर है। ये राष्ट्रीय संकट है, ये मानवीय संकट है, ये सामाजिक संकट है। इसमें बयान सोच समझ के दिया जाना चाहिए। ये जो भारत की बात कही है, ये इस पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और इस ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और मुझे कमलनाथ जी से आपके माध्यम से आग्रह है कि वो स्वयं पुनर्विचार कर लें, कोई दूसरा का इस तरह का बयान नहीं आना।
बिल्कुल, भारत का नागरिक होने के नाते कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में भारत का नागरिक होने के नाते भारत के लिए इतने ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल समझ में नहीं आता। धैर्यवर्धन जी, आपके पास आते हुए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? लगातार ऐसे बयान सामने आते जा रहे हैं। पहले कोविड-19 को लेकर बयान दिया गया कि भारत की पहचान अब कोविड-19 हो गई है। अब मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है। देखिए, दो सगे भाइयों में अगर मतविरोध हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो क्या माँ की बहन की गालियां देंगे? वो किसी की माँ पर भी उंगली उठाएगा या माँ को भला बुरा कहेगा? ये शोभनीय हो सकता है क्या? दूसरे लोग जो भी करते रहे, पर कम से कम इनको तो नहीं करना चाहिए। वही स्थिति मध्य प्रदेश में हो गई। आप इसी देश के, इसी भारत माँ के लाल हैं। ये भारत माता जितनी पूजनीय मेरे लिए है, उतनी कमलनाथ जी के लिए भी है। पर आपने तो भारत माता कोई कटघरे में खड़ा कर दिया, आपने कह दिया भारत बदनाम हो गया। अरे भारत कैसे बदनाम हो गया? मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि एक वो जमाना था कि जब चेचक का या पोलियो का वैक्सीन अमेरिका जैसे देशों में बनता था, पर हम हाथ फैलाकर कटोरा लेकर के खड़े रहते थे कि हमको दे दीजिए, हमें हमारे लोगों को बचाना है। उस अवस्था में 15-15 वर्षों के इंतजार के बाद हमको मिल पाती थी वो वैक्सीन। आज भारत ने अपने बल पर कोवैक्सीन अपने देश में बना ली। कोविशील्ड को हमने अपने भारत में उसका प्रोडक्शन कर लिया। कोवैक्सीन तो हमारी 100% हमारा अपना वैक्सीन है। और उसके अलावा भी देखिए, हमारी छाती फूलनी चाहिए कि आज दुनिया में कहीं कोरोना का कोई इलाज नहीं है। इसके बावजूद भी हम 2D की दवाई लेकर के आए, हमारे वैज्ञानिक, हम ड्यूरासिन टैबलेट लेकर के आए, हम आयुर्वेदिक दवाई आयुष 64 लेकर के आए, और हम संक्रमण के कोरोना के हल्के संक्रमण में कोरोनिल भी काम करती है। और तमाम सारी दवाइयां अभी अंतिम दौर में सरकार की परमिशन के इंतजार में, कई भारतीय कंपनियों के टीके इंतजार में। तो ये पल गर्व करने का है या शर्मिंदा होने का है? शर्मिंदा तो तब होना चाहिए था जब श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद इस हिंदुस्तान में सिखों को जिंदा जला दिया गया। शर्मिंदा तब होना चाहिए था जब बैतूल के मुल्ताई में आज से 19 साल पहले 24 किसानों को गोली मार दी गई। शर्मिंदा तो तब हुआ था हिंदुस्तान जब इसी मादरे वतन पर, इसी धरती पर कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया। शर्मिंदा तब हुए थे हम जब आजादी के बाद से लेकर अब तक हर रक्षा सौदे में कांग्रेस की सरकार दलाली खाती रही। शर्मिंदा उस दिन हुए थे हम जब शहबानो प्रकरण में आपने संसद का फैसला पलट दिया था। इसलिए शर्मिंदगी अपने अतीत पर करो, इस समय शर्मिंदा होने की बात नहीं है। और एक बात और, कमलनाथ जी जब वाणिज्य मंत्री थे तब चीन की सरकार से राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 3 लाख अमेरिकन डॉलर का चंदा लेकर के आए थे। शर्मिंदा होना चाहिए तो इन घटनाओं पर होना चाहिए। ठीक है योगेश जी, कमलनाथ जी का कहना है कि उन्होंने ये बयान वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो बाकी देश हैं, बाकी अन्य देश हैं, उन्होंने भारत के लोगों पर रोक लगा दिया। क्या भारत ने रोक नहीं लगाई है? क्या किसी और अन्य देश का नेता ये बोल रहा है कि मेरा जो देश है उसको रोक दिया गया है, उसके नागरिकों को अब भारत में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो मेरा देश बदनाम हो गया? देखिए शालिनी जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मेरे दोस्त धैर्यवर्धन जी और सम्मानित पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, भारत में जो मौतें हुई है उसके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। 3 लाख नहीं, कम से कम 40 से 42 लाख लोग मरे इस कोरोना काल में। मध्य प्रदेश में हमने देखा है दोनों पार्टियों के कई मुख्य लोग, हमारे निकट संबंधियों को हमने खोया है। अब 30 से 1.25 लाख के करीब मध्य प्रदेश में जनहानि हुई है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, जिनको पूरा 1 साल मिला था कोरोना के ऊपर काम करने के लिए, मगर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसलिए मोदी सरकार और शिवराज जी को शर्मिंदा होना चाहिए। शर्मिंदा शिवराज जी को। योगेश जी, मौतों के आंकड़ों को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मेरी बात सुनिए, मौतों के आंकड़ों को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मेरा निवेदन आपसे ये है कि जितनी धैर्य पूर्वक आपने धैर्यवर्धन को सुना है उतनी ठीक है बोलिए ठीक है योगेश जी बोलिए। शर्मिंदा शिवराज सिंह को जब होना चाहिए था जब मंदसौर का गोली कांड हुआ था, और मंदसौर की गलियां सूनी है और शिवराज सिंह खूनी है। शर्मिंदा उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होना चाहिए जब गोधरा कांड में पूरे डब्बे के डब्बे जला दिए गए थे। जो आज क्रिमिनल टाइप के लोग हमारी सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो लोकतंत्र के माध्यम से बैठे हो, लेकिन तो दे आर क्रिमिनल, कोर्ट से सजा हुई है उनको बाकायदा।
तो ये सारी बातें करके आप सब्जेक्ट को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। धैर्यवर्धन जी, सीधे मुद्दे पे आइए। कोरोना नियंत्रण में मोदी सरकार और शिवराज सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को गंभीरता से लेकर काम किया जाना चाहिए था, उतनी गंभीरता से काम नहीं हुआ। फलस्वरूप इसके हमारे प्रदेशवासी, हमारे शहरवासी, हमारे निकट संबंधी, हमारे भारत देश के नागरिकों को हमने खोया है। शर्मिंदा मोदी सरकार को होना चाहिए कि गंगा में 20,000 से ज्यादा लाशें तैर रही हैं बिना कफन के। शर्मिंदा मोदी सरकार को होना चाहिए कि उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान में लाइनें लगवा दी। बात करते हैं शर्मिंदा की, इनको शर्म और हया तो है ही नहीं। ठीक है योगेश जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मौतों का आंकड़ा कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, सरकार कोई भी हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी की जिम्मेदारी है, क्या 1 साल का वक्त किसी और सरकार को नहीं मिला था? राज्य सरकारें भी अपने दम पर काम कर सकती थी। कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या मौतें नहीं हुई हैं? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले साल 2020 में जब विपक्ष का धर्म निभा रहे थे राहुल गांधी, फरवरी में उन्होंने अलर्ट किया था कि कोविड-19 के नाम से वैश्विक महामारी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मोदी जी कृपया ध्यान दीजिए। तो मोदी जी उस समय नमस्ते ट्रंप का आयोजन करा रहे थे। 3,000 से ज्यादा अमेरिकन सदस्यों का दल आया था ट्रंप के साथ, जिन्होंने आगरा, दिल्ली और जहां जहां अहमदाबाद गए कोरोना फैलाया और तीसरा फोड़ा गया जमातियों के ऊपर। अब की बार पूरा 1 साल मिला था काम करने के लिए। मोदी जी ने क्या काम किया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल, राहुल गांधी ने तो लॉकडाउन का भी विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है कि नहीं? आपसे पूछता हूँ, 303 सीटें नागरिकों ने किस लिए दी थी? काम करने के लिए दी थी या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री बनने के लिए दी थी? आप दिन भर, साल भर, हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हो। काम काज पे कोई ध्यान दिया क्या मोदी जी ने? कभी कोरोना को लेकर कोई गंभीरता से काम किया? सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करते हैं मोदी जी। मैं धैर्यवर्धन जी की जानकारी के लिए बता दूं, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोटेक और DRDO, इसकी स्थापना स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ये कोई 7 साल में मोदी जी ने नहीं बना दी ये कंपनियां। ये कांग्रेस का अथक प्रयास था। उसी के संदर्भ में कमलनाथ जी ने बोला है कि तो योगेश जी, इस बात पे तो गर्व महसूस होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं तो इस बात पे तो गर्व महसूस होना चाहिए। बनाया उस भारत को बदनाम किया जा रहा है, तो इस बात पे तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि भाई भारत अब जो है वैक्सीन की अगर हम बात करें दूसरों देशों के सामने कम से कम हाथ तो नहीं फैला रहा है। ऐसे में आप ये बयान दे रहे हैं, ऐसे में आपके नेता ये बयान दे रहे हैं। वैक्सीन के मामले में मेरा निवेदन यह है, भारत को आत्मनिर्भर कांग्रेस शासित पार्टियों ने बनाया है 63 साल के अथक प्रयास में। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत आपको मालूम है? मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है। कंधे पे सिलेंडर, बिस्तर पे ऑक्सीजन नहीं, कुर्सी पे बैठ के ऑक्सीजन लीजिए और लाश को साइकिल पर ढोके ले जाइए और कब्रिस्तान के बाहर और शमशान के बाहर लाइन लगाइए अपनी बारी आने का। ये मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है। इस पर धैर्यवर्धन जी को शर्मिंदा होना चाहिए। और कोरोना काल में जो सियासत चल रही है उस पर किसको शर्मिंदा होना चाहिए? खैर रमेश जी, जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं सामने, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये जो लड़ाई लगातार बढ़ती ही जा रही है कोरोना काल में, क्या लगता है कि देश तीसरी लहर से लड़ने में सक्षम है? जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका है, अगर यही हालात रहे और इसी तरह से लड़ाइयां होती रही तो कैसे बचेगा देश कोरोना से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की लड़ाई तीसरी लहर को मदद करेगी। ये ठीक उसी तरीके से है कि जब भी भारत में विदेशी आक्रमण हुआ, यहीं के लोग कुछ अपने ही लोगों के खिलाफ होगा और जिससे हमेशा विदेशी आक्रांताओं को मदद मिली। तो कुल मिलाकर के इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देख लें, दुनिया का कोई भी पक्ष अपनी सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। ना अमेरिका में लगा रहा, ना चीन में लगा रहा, ना पाकिस्तान में लगा रहा, कोई आरोप कहीं नहीं लगा रहा। केवल अगर आरोप लग रहे हैं तो हिंदुस्तान में लग रहे हैं और सरकार एक तो काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हमला कर रही है उस तरीके से मौके तौर पर मुझे लग रहा है जो काम में बाधा आएगी। तो मैं समझता हूँ इस मामले में बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। और एक बात आपकी अनुमति से मैं योगेश जी से कहना चाहता हूँ, योगेश नाम भगवान कृष्ण का है। कृष्ण हमेशा बहुत शांतिपूर्वक सबकी बात सुनते थे और मुस्कुरा कर जवाब देते थे, इसलिए उनका नाम योगेश पड़ा। और आलोचनात्मक नकारात्मक बात, पूरा कृष्ण का जीवन देख लें, कृष्ण का जीवन 135 वर्ष का था, उसमें उन्होंने आलोचनात्मक और नकारात्मक बात एक नहीं की। योगेश जी का नाम उनके नाम पर है, तो एक आध बात तो सकारात्मक करो। योगेश गुप्ता जी,
तो ताकि आपका नाम सार्थक हो, ताकि जिनके नाम पर आपका नाम है वो प्रसन्न रहें। चलिए, कम से कम भगवान कृष्ण का नाम सुनकर तो योगेश जी के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट आई। अच्छा, आ गई है मुस्कुराहट के? ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हमको इस वक्त, जो मैंने पहले भी कहा, सबको एक साथ मिलकर के लड़ना चाहिए। राजनीति के अवसर बहुत आएंगे, हम आगे चल करके कई मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त तो हम सबको मिलकर के कोरोना पर करना चाहिए। मैं न केवल केंद्र सरकार बल्कि जो राज्य सरकारें काम कर रही हैं, मैं सबकी प्रशंसा करूंगा। और इस वक्त अगर बाय द वे कोई बात हमको लगती भी है तो हमको साइलेंट रहना, दूसरी किसी मुद्दे पर बात करना। और अगर कोई दूसरा आरोप लगा रहा है, जिस तरीके से ट्विटर ने आरोप लगाया, जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया, मैं समझता हूँ वाशिंगटन पोस्ट की खबर जिस तरीके से आई, एक अभी आज ही कितनी फर्जी खबर आई है किसी एनजीओ की, अमेरिकन एनजीओ की। तो ऐसे मुद्दों पर हमको उनका मुकाबला करना चाहिए। आपस में हम बाद में लड़ लेंगे। सबसे पहले हम बाहर का ये चीनी, एक प्रकार से मैं तो इसको चीन का षड्यंत्र करूंगा। पहले उसने वायरस भेजा और उसके बाद लद्दाख में उसने अतिक्रमण कर दिया। आप देखिए कि सामरिक दृष्टि से चीन का मुकाबला अमेरिका से है, तो वो परेशान हुआ। वो हमारे यहाँ घुसपैठ करना चाहता है, उसने कितनी सारी जमीन पर तो कब्जा कर रखा है, और उसके बाद वायरस हमारे यहाँ भेजा। तो ये मैं इसको, इस समय पूरी दुनिया, अमेरिका और भारत मिलकर के इस वायरस की जांच की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस को उस जांच की मांग का समर्थन करना चाहिए, ताकि सत्य सामने आए कि इस वायरस का अर्थ क्या है। ठीक है योगेश जी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल, क्या आप कमलनाथ के इस बयान से, कमलनाथ जी के इस बयान से सहमत हैं? अब भारत महान नहीं है? भारत महान है, भारत महान रहेगा, भारत महान था। तो फिर ऐसे बयान क्यों? जब भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा, तो बीच बीच में मेरे भारत की पहचान कोविड-19, मेरा भारत बदनाम, ये क्यों ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से? इस मेरे भारत महान को बदनाम करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अनर्गल वक्तव्य देकर कमलनाथ जी की बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने केंद्र सरकार में, ठीक है, अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है योगेश जी, तो उस षड्यंत्र का प्रचार प्रसार आप ही कर रहे हैं। इस देश की बेहतरी के लिए कमलनाथ जी ने काफी योगदान दिया है। इस देश को डेवलपमेंट के लिए कमलनाथ जी ने काफी योगदान दिया है। मध्य प्रदेश को सुनहरा स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए केंद्र में मंत्री रहते हुए शिवराज जी को पूरा सहयोग दिया है। शर्म आनी चाहिए शिवराज जी को भी कमलनाथ जी के वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए। शिवराज जी अपने काम पर ध्यान दें। इस समय देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा शर्मा जी, बड़े बिल्कुल विनम्रता के साथ, जैसा कि शर्मा जी ने बोला, विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार और शिवराज सरकार कोरोना से गंभीरता से लड़ने की जगह आज भी कांग्रेस पार्टी से लड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार, तो आप भी लड़ने का मौका मत देना सर, ये तो आपके हाथ में है योगेश जी, ये तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में है ना। मुद्दा ना दे बीजेपी को। आप अगर ऐसे अनर्गल बयान देंगे तो मुद्दा तो मिलेगा बीजेपी को लड़ने के लिए ना दे मुद्दा। आपको काम करने से कौन रोक रहा है जनाब? पूरा साल भर किया था। दमोह उपचुनाव और बंगाल चुनाव की हार से बोगला गई है पूरी भारतीय जनता पार्टी। तो आपको मुद्दा नहीं देना चाहिए ना? आप मुद्दा क्यों दे रहे हैं? ऐसे अनर्गल बयान देंगे तो बीजेपी को तो मुद्दा मिलेगा, मत दीजिए मुद्दा। मोदी जी की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय स्तर पर भयंकर ठेस पहुंची है। ठीक है, छवि को बचाने के लिए। ठीक है, इसका जवाब लेंगे धैर्यवर्धन जी से। समय की कमी है, मुझे सबके लास्ट कमेंट लेने हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका एक लास्ट कमेंट। मेरा लास्ट कमेंट केवल इतना सा है कि योगेश जी कह रहे थे कि डीआरडीओ हमने बनवाया था। हमने कब कहा कि हमने बनवाया? पर दिग्विजय सिंह जी जरूर ट्वीट कर देते हैं कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को क्या जरूरत है अपने रक्षा मंत्रालय के काम देखें, दवाई ववाई के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। तो कटघरे में कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी, नंबर 1। नंबर 2 कि केरल में कांग्रेस की सरकार है और लोग मर गए, तो उसका कारण मोदी जी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लोग कोरोना से मरे, कारण मोदी जी है। पंजाब में, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, पर कारण मोदी जी है। एक बात बता दीजिए मुझे, यदि किसी इनके पुरखों ने, कांग्रेस की सरकार नहीं है, यदि इनके जानकारी आपके समर्थन की सरकार नहीं है, अरे हमारी तो नहीं है, विपक्षी तो है, आपका समर्थन रहता है, समर्थन रहता। जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर मोदी जी की फोटो छपवाई जा रही है, तो डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर मोदी जी की फोटो क्यों नहीं छपवाई जा रही?
ये ठीक है योगेश जी, धैर्यवर्धन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। कर रहा है उसके ऊपर दूसरा समझाया, उसके बाद भी आप मतलब क्रेडिट लेना है तो मोदी जी और धैर्यवर्धन जी, आप पूरी बात कीजिए अपनी। तो योगेश जी को रोकिए ना, योगेश जी को रोकिए। मेरा ये कहना है कि मान लीजिए योगेश जी या किसी के भी पुरखों ने कोई स्कूल बना दिया हो 2 कमरे का, और यदि बाद की सरकार वहाँ पर अच्छी फैकल्टी लाए, अच्छी सुविधाएं दे, अच्छे पाठ्यक्रम लेकर के आए, अच्छा टीचर लेकर के आए, और वहाँ अगर लोग अच्छा वहाँ पे परिणाम आने लगे तो कम से कम बधाई के पात्र वो व्यवस्थापक होंगे कि नहीं। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब मोदी जी की सरकार आई है तो जो आपके बनाए हुए संस्थान थे उनमें उच्च गुणवत्ता के स्वदेशी हथियार हम बनाकर विदेशों को बेच रहे हैं। उन्हीं संस्थानों में हम उच्च क्वालिटी की वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया कतार लगाकर खड़ी है कि हमको दे दो, और हमने 95 से ज्यादा देशों को भेजकर वो परीक्षण भी कर लिया कि जब हमारे यहाँ का वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा तो हम पूरी दुनिया को बेचेंगे भी। अब तक हम खरीदते थे, अब हम विक्रेता बन गए। इसलिए आप फिजूल की बातों में पड़ने के बजाय कमलनाथ जी जैसे नेताओं को वानप्रस्थ में भेजिए और कांग्रेस का उद्धार करिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट आपका योगेश जी, जल्दी से। देखिए, मेरा ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि केंद्र सरकार को कोरोना की गंभीरता को समझते हुए अपने स्तर पर ग्लोबल टेंडर करना चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जिस तरह से आपने निवेदन किया है कि सबको कोरोना की गंभीरता को समझना चाहिए, हमारा भी निवेदन है कि कोरोना की गंभीरता को समझें और ऐसे अनर्गल बयान देने से बचें, क्योंकि भारत महान था, है और रहेगा। ऐसे में भारत के ऊपर उंगलियां ना ही उठाए राजनीतिक पार्टियां तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लगातार आपको मौके मिलते रहेंगे राजनीति करने के, लेकिन भारत को मत बदनाम कीजिए अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।